डियर स्टूडेंट्स, मैं नृपेंद्र कुमार वर्मा सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन से आज आपको हम क्लास 9th की मैथ्स में पहले लेसन से लेकर के चल रहे हैं। क्लास 9th में आपका जो पहला लेसन है वह है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में आप जानेंगे। देखिए, वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो वास्तविक संख्याओं का यहाँ पर आलेखी निरूपण दिया गया है, पहले उसको समझ लीजिए। तो वास्तविक संख्याओं के आलेखी निरूपण में पहले आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर वह संख्याएं जो गणना के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे कहाँ तक पहुँच जाती है? अनंत तक। यानी इनकी स्टार्टिंग तो 1 से होती है, लेकिन ये होती कहाँ तक है? इनका कोई छोर नहीं होता है, ये अनंत तक होती हैं। ठीक। दूसरी आती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर, जिसको W से शो किया जाता है, ये 0 से स्टार्ट होती हैं और 0 1 2 3 4 डॉट डॉट आगे अनंत तक पहुंच जाती हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। अब देखिए, इन दोनों में अंतर खाली यही है कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो स्टार्ट होती है 1 से, और पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती है कहाँ से? 0 से। तो अगर देखा जाए तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी कौन सी है? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी कौन सी है? 0 है। ठीक। और सबसे बड़ी अगर प्राकृतिक संख्या कही जाए तो कोई नहीं होती है। सबसे बड़ी अगर पूर्ण संख्या कही जाए तो ये भी कोई नहीं होती है। उसके बाद आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक अर्थात पूर्ण अंक की संख्याएं। ठीक। तो ये कह सकते हो कि पूर्ण संख्याएं, जो सभी पूर्ण संख्या होती हैं वह पूर्णांक होती हैं। ठीक। ये इससे छोटी भी हो सकती है और इससे बड़ी भी। तो जैसे पूर्णांक, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये स्टार्ट होती हैं कहाँ से? यह पूर्णांक आपके कितने प्रकार के इसमें दिखाए गए हैं? आपके 3 प्रकार के होते हैं। आपका एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ये जो प्लस माइनस 1, यहाँ 0 लिखा हुआ है, फिर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि 0 भी क्या है? पूर्णांक है। तो ये शून्य पूर्णांक हो गया। फिर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये क्या हो गया? आपके धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक। ये कैसे पूर्णांक हो गया? धनात्मक या धन पूर्णांक। और फिर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट आगे अनंत तक, ये सब क्या हो जाते हैं? ये ऋणात्मक पूर्णांक या ऋण पूर्णांक हो जाते हैं। ठीक। तो ये अगर देखा जाए तो पूर्णांक आपके 3 प्रकार के हुए, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। ठीक। तीसरा यहाँ पर दिखा दिया गया पूर्णांक, जैसे ये Z प्लस दिया गया अर्थात ये धनात्मक पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक अर्थात ये कौन से? ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक। फिर आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जिनको P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। वह संख्याएं जिनको P/Q के रूप में क्या किया जाए? प्रदर्शित किया जाता है। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती है, यानी रेशनल नंबर्स। ठीक। लेकिन इसमें एक शर्त भी होती है कि P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाए, लेकिन Q जो है वो 0 के बराबर न हो। यहाँ पर लिखा हुआ है Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ Q जो है अर्थात उसका जो हर है, हर वो 0 के बराबर न हो। ठीक। और ये Q, P और Q ये बिलोंग टू Z। तो Z आपका क्या है? Z आपका है पूर्णांक। Z किसको शो कर रहा है? पूर्णांक को शो कर रहा है। तो इसका तो P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक। वो ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी हो सकते हैं। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांकों से मिलकर के बनती हैं। तो वह संख्याएं जिनको P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाए, लेकिन Q जो है 0 के बराबर ना हो। ठीक। यानी P तो 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन Q 0 के बराबर ना हो। तो ये क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक। फिर आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं अर्थात इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, वह संख्याएं जिनको P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है,
वह क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इसमें जैसे अपरिमेय संख्याएं यहाँ लिखी हुई नहीं हैं, लेकिन इसमें लिख सकते हो तुम √2 हुआ, √3 हुआ, तो ये क्या हो जाती हैं? अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। ये क्या हो जाती हैं? अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। ठीक। और या अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है पाई, तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। ये रूट वाले टर्म ये अपरिमेय संख्याएँ हैं। ठीक। और कभी कभी ये भी आ जाता है, जैसे लिख दिया गया 0.101010001 ... ये लिख दिया गया। तो ये एक टाइप की ये भी क्या है? भाई इसमें जो है अंकों की पुनरावृत्ति क्रमानुसार नहीं हो रही है। इसका मतलब ये भी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। ये भी कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर अपरिमेय संख्या समझ गए कि वह संख्या जिनको P/Q के रूप में प्रदर्शित ना किया जा सके वह क्या कहलाती? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक। एग्जाम्पल उसके बता दिए। अब ये सभी संख्याएं जो होती हैं, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये जितनी भी संख्या होती है सब क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी जिसको रियल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। ठीक। तो अब यहाँ पर ये भी वास्तविक संख्या की अगर मान लीजिए ये क्या है? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। क्योंकि परिमेय में आपका पूर्णांक भी आ जाते हैं। पूर्णांक रिलेटेड होते हैं पूर्ण संख्याओं से, प्राकृतिक संख्याओं से, इसका मतलब वह भी आ जाते हैं। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं जितनी भी होती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक। तो ये आपकी क्या हो गया? वास्तविक संख्याओं का एक फ्लो चार्ट दिया गया है। इस चार्ट के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। ठीक। अब उसके बाद देखिए आपका अगला आता है आपका टॉपिक वास्तविक संख्याओं के प्रगुण। वास्तविक संख्याओं के प्रगुण। तो वास्तविक संख्याओं के मुख्य प्रगुण क्या होते हैं? ध्यान दीजिए बेटा। वास्तविक संख्याओं का पहला प्रगुण होता है, देखिए, संवरक। संवरक प्रगुण या संवरक नियम। ठीक। तो संवरक नियम यानी ये संवरक प्रगुण को हो चाहे संवरक नियम को हो, तो वास्तविक संख्याओं का एक पहला प्रगुण हमने बताया संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण क्या होता है? देखिए, किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं का योग, किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं का योग सदैव एक वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। यानी अगर दो वास्तविक संख्याएं हैं उनको अगर क्या किया जाए? जोड़ा जाए तो उनका योग भी जो प्राप्त होगा वो भी एक वास्तविक संख्या होगा। जैसे मान लिया यहाँ पर लिख दिया हमने, मान लिया 3 लिख दिया, ये वास्तविक संख्या है। यहाँ लिख दिया +5 लिख दिया, ये भी एक वास्तविक संख्या है। इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो आपका योग क्या मिलेगा? 8। ये भी एक वास्तविक संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि योग की संक्रिया पर वास्तविक संख्याएं संवरक प्रगुण का पालन करती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि योग की संक्रिया पर, ये वास्तव में ये योग की संक्रिया है, तो योग की संक्रिया पर वास्तविक संख्याएं जो होती हैं संवरक प्रगुण का क्या करती हैं? पालन करती हैं। अर्थात किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं का योगफल भी एक वास्तविक संख्या होता है। ठीक। इसी में योग का संवरक प्रगुण हो गया। अब आता है गुणा का संवरक प्रगुण। यानी गुणन का संवरक प्रगुण क्या होता है? अगर दो वास्तविक संख्याओं का गुणा किया जाए, जैसे मान लीजिए एक वास्तविक संख्या होगी 4 और एक वास्तविक संख्या होगी मान लीजिए 3, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, इनका जो गुणनफल आएगा वो भी क्या आएगा? एक वास्तविक संख्या आएगा। तो इसका मतलब कि गुणन की संक्रिया में वास्तविक संख्याएं जो होती हैं गुणन के संवरक प्रगुण का पालन करती हैं। यानी गुणन की संक्रिया, वास्तविक संख्याओं के गुणन की संक्रिया क्या करती है? गुणन के संवरक प्रगुण का पालन करती है। तो ये एक आपका ही हो जाता है। ठीक। पहला रूल संवरक प्रगुण। दूसरा आपका आता है इसी में, दूसरा आपका आता क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय प्रगुण लिखो चाहे नियम लिखो। क्रम विनिमेय प्रगुण। तो क्रम विनिमेय प्रगुण क्या होता है? ध्यान दीजिए यहाँ पर।
यानी योग की संक्रिया में वास्तविक संख्याओं के क्रमों को बदल देने पर उसके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम वास्तविक संख्या ले लें, वो चाहे इसके रूप में हो चाहे ए और बी के रूप में। जैसे मान लीजिए एक वास्तविक संख्या आपकी ए है, दूसरी वास्तविक संख्या कौन सी है, बी है। इन दोनों का अगर क्या किया जाए, योग किया जाए, ठीक। अगर इसका क्रम बदल दिया जाए तो यानी ए पहले लिखा गया, बी बाद में, तो यहाँ अगर बी प्लस ए कर दिया जाए तो इसके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात योगफल की संक्रिया जो होती है क्रम विनिमय प्रगुण का क्या करती है, पालन करती है। योगफल की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण का क्या करती है, पालन करती है। तो वास्तविक संख्याओं के लिए योगफल की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है, अर्थात उनके योग बदलने पर उनके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही चीज़ गुणन में भी होता है। अगर एक वास्तविक संख्या ये है, दूसरी वास्तविक संख्या बी है, इन दोनों का क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो या बी गुणे ए कर दिया जाए तो बात एक ही रहेगी, यानी ए गुणे बी या बी गुणे ए, दोनों इक्वल चीज़ें रहेंगी। तो इसका मतलब कि वास्तविक संख्याओं के लिए, किसके लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए गुणन की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण का क्या करती है, पालन करती है। अर्थात कि दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल, दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल वो भी सदैव क्या होता है, वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। अर्थात उनके क्रम को बदलने पर उसके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, क्रम विनिमय प्रगुण। आपका तीसरा आता है कौन सा प्रगुण, तीसरा आपका आता है साहचर्य प्रगुण। तीसरा आपका कौन सा आता है, साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण। तो साहचर्य प्रगुण क्या होता है, साहचर्य प्रगुण में देखिए, अगर किन्हीं दो संख्याओं यानी दो वास्तविक संख्या हैं, जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए दो वास्तविक संख्याओं का योगफल गुणनफल हमने देख लिया। अगर मान लीजिए तीन वास्तविक संख्याएं हों, जैसे मान लीजिए ए बी और सी, ये तीन वास्तविक संख्याएं हैं, तो इसमें अगर मान लीजिए हम ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अगर तीन वास्तविक संख्याओं में पहली और दूसरी वास्तविक संख्या को पहले जोड़ करके फिर जितना योगफल आए उस योगफल को हम क्या करें, तीसरी संख्या में जोड़ दें। यानी पहली दो वास्तविक संख्या ए और बी ले लिया, तो इन दो वास्तविक संख्याओं में को जोड़ दिया, तो जो योगफल प्राप्त होगा उस योगफल में अगर मान लीजिए हम तीसरी संख्या जोड़ दें, ठीक, तो वो योगफल जो प्राप्त होगा पूरा योगफल, वही चीज़ अगर हम मान लीजिए दूसरी और तीसरी वास्तविक संख्याओं को जोड़ करके फिर उनके योगफल में हम पहली संख्या जोड़ें, तब भी योगफल वही प्राप्त होगा। अर्थात योगफल में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक। यानी पहली और दूसरी वास्तविक संख्या को जोड़ करके फिर उनके योगफल को तीसरे में जोड़ा जाए, या दूसरी और तीसरी वास्तविक संख्या को पहले जोड़ करके फिर उनके योगफल में पहली संख्या जोड़ी जाए, तो इनके योगफल पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तविक संख्याओं के लिए ठीक योग की संक्रिया साहचर्य प्रगुण का पालन करती है। वास्तविक संख्याओं के लिए योग की संक्रिया साहचर्य प्रगुण का क्या करती है, पालन करती है। और यही चीज़ गुणन में भी लागू हो जाती है। अगर a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ये चीज़, यानी अगर पहली दो संख्याओं का गुणा करके उसके गुणनफल से तीसरी संख्या का गुणा किया जाए, ठीक, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वही चीज़ अगर दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा करके फिर उसके गुणनफल पर क्या करें हम, अगर मान लीजिए पहली संख्या का गुणा करें तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो दोनों गुणनफल क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात गुणनफल में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाता है, वास्तविक संख्याओं का प्रगुण यानी साहचर्य प्रगुण। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम कि वास्तविक संख्याओं के लिए गुणन की संक्रिया, वास्तविक संख्याओं के लिए गुणन की संक्रिया साहचर्य प्रगुण का क्या करती है, पालन करती है, ठीक। तीसरा आता है आपका चौथा, यह आता है वितरण नियम। वितरण या बंटन नियम भी, क्या बंटन प्रगुण कह सकते हो, वितरण या बंटन प्रगुण। ये आपका क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए तीन वास्तविक संख्याएं हैं, एक है a, ठीक, फिर गुणे b प्लस सी,
ये अगर लिखा जाए, ठीक, तो बी और सी को जोड़ करके ए को क्या किया गया, गुणा किया गया है, ठीक। तो इसको हम क्या करें, अगर हम यहाँ ब्रैकेट खोलें तो हम क्या कर सकते हैं, ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी। यानी कहने का मतलब है कि योग की संक्रिया यानी बी और सी को क्या किया गया, जोड़ा गया है, अर्थात ये कैसी संक्रिया है, योग की। तो योग की संक्रिया गुणन पर क्या हो जाती है, वितरित हो जाती है। योग की संक्रिया गुणन पर वितरित हो जाती है। तो यहाँ ए जो है देखिए बी के साथ भी आ गया है और ए किसके साथ आया, ए के साथ, सी के साथ। तो योग की संक्रिया गुणन पर क्या हो गई, वितरित हो गई, अर्थात ए दो जगह बट गया, बी के साथ भी और सी के साथ भी, ठीक। तो योग की संक्रिया गुणन पर क्या हो जाती है, वितरित। अर्थात कहने का मतलब कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो वितरण प्रगुण के नियमों का क्या करती हैं, पालन करती हैं, ठीक। तो ये आपका क्या होगा बेटा, साहचर्य नियम और वितरण नियम। अब इन नियमों के बाद एक आपका आता है कौन सा नियम, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, ये तत्समक अवयव क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिए। देखिए तत्समक अवयव का मतलब कि ऐसा अवयव जो किसी वास्तविक संख्या में अगर क्या किया जाए, जोड़ा जाए, तो उसके योगफल पर कोई प्रभाव न डाले, अर्थात उस संख्या पर कोई प्रभाव न डाले। तो जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है वास्तविक संख्या ये है, इसमें अगर क्या किया जाए, जीरो को जोड़ दिया जाए तो ये बराबर हो जाएगा जीरो प्लस ए कर दिया जाए, जीरो में ए को जोड़ दिया जाए, तब भी हमारा क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। अर्थात जीरो को, ये आपका क्या है, जीरो है ये, ठीक, ये आपका क्या दिया गया है, जीरो। यानी अगर जीरो इसमें क्या किया जाए, ए में जोड़ा जाए, ठीक, या जीरो में ए को जोड़ा जाए तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वो संख्या जो है पूर्ण रूप से वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ऐसा अवयव जो किसी संख्या में जोड़ने पर उसके योगफल पर अर्थात उस संख्या पर कोई प्रभाव न डाले, उसका क्या कहलाता है, तत्समक अवयव। तो योग का तत्समक अवयव क्या होता है, जीरो। योग का तत्समक अवयव क्या होता है, जीरो। अर्थात जीरो ऐसा अवयव है जो किसी संख्या में जोड़ने पर उसके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं डालता, अर्थात उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ठीक। ऐसे आता है गुणन का तत्समक अवयव। तो गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है, एक होता है। गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है, एक। अगर मान लीजिए ए इंटू वन, ये इक्वल हो जाए बेटा वन इंटू ए, वन इंटू ये हो जाएगा, वन इंटू ए इक्वल टू ए। अर्थात वन को अगर हम क्या करें, किसी संख्या से मल्टीप्लाई करें, वन का या वन को ए से मल्टीप्लाई करें, ए को वन से मल्टीप्लाई करें, तो उसका जो गुणनफल प्राप्त होता है वह गुणनफल वही प्राप्त होता है जो संख्या थी, ठीक। अर्थात वन जो है ये आपका, ये वन जो दोनों जगह दिया गया है, ये आपका क्या है, गुणन का तत्समक अवयव, गुणन का तत्समक अवयव। तो योग का तत्समक अवयव क्या होता है, जीरो, और गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है, वन होता है, ठीक। तो ये आपके क्या हो गए, तत्समक अवयव। अब उसके बाद आता है आपका और वास्तविक संख्याओं के प्रगुण में योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम कहो चाहे योज्य व्युत्क्रम कहो एक ही चीज़ है, या योगात्मक प्रतिलोम कहो एक ही चीज़ होती है। योज्य प्रतिलोम क्या होते हैं, यानी वह संख्याएं जो एक दूसरे में क्या की जाए, अगर जोड़ी जाए, यानी अगर दो संख्याएं एक दूसरे में जोड़ी जाए और उनका योगफल कितना प्राप्त हो, जीरो, तो वह संख्याएं एक दूसरे की क्या कहलाती है, योज्य प्रतिलोम। जैसे मतलब यहाँ पर लिखा हुआ 5, ये प्लस का 5 लिखा हुआ है, ठीक। तो इसमें हम कितना जोड़ दें कि हमारा योगफल क्या मिले, जीरो। तो यहाँ पर हम अगर मान लीजिए माइनस का 5 क्या करें, जोड़ दें, तो हमारा योगफल क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसका मतलब 5, ये प्लस का 5 है, तो प्लस 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ, -5। तो ये -5 जो आया हो ये, तो ये आपका क्या है, योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम आपका क्या हो गया, अगर प्लस की संख्या दी गई हो तो उसका योज्य प्रतिलोम माइनस का हो जाता है। यहाँ देखिए जैसे हमने बताया ए, तो ए का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम
ये कितना हो जाएगा, माइनस है। अर्थात केवल चिन्ह बदल देने होते हैं। ठीक, अगर प्लस है तो उसका योग प्रतिलोम माइनस में आ जाएगा, और माइनस है तो उसका योग प्रतिलोम किस में आ जाएगा, प्लस में। जैसे यहाँ लिख दिया गया -3 का योग प्रतिलोम, तो इसका योग प्रतिलोम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +3। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, योग प्रतिलोम। अब आता है आपका गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम या केवल प्रतिलोम भी कहा जाता है। ठीक, तो गुणन प्रतिलोम क्या होता है, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा किया जाए, ऐसी दो संख्या जिनको परस्पर क्या किया जाए, गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त हो। ठीक, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5, और इसको अगर हम क्या करें 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका गुणनफल कितना प्राप्त होगा, 1। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्राप्त होगा। अगर यहाँ लिखा हुआ a × 1/a तो ये भी कितना आ जाएगा, 1। ठीक, तो यहाँ पर गुणन प्रतिलोम का मतलब ऐसी दो संख्या जिनका गुणनफल क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो, एक दूसरे की क्या कहलाते हैं, गुणन प्रतिलोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गुणन प्रतिलोम कहलाते हैं या केवल प्रतिलोम कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर कहा जाए कि 5 का प्रतिलोम, 5 का प्रतिलोम ये क्या हो जाता है, 1/5, यानी इसमें केवल अंश और हर चेंज हो जाते हैं परस्पर, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर लिख दिया जाए -3 का प्रतिलोम तो ये हो जाएगा, अपान में यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लोगे सीधे, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3। ठीक, जैसे कह दिया जाए a का प्रतिलोम तो 1/a बन जाएगा। तो ये क्या हो जाते हैं आपके गुणन प्रतिलोम। ठीक, तो ये वास्तविक संख्याओं क्या हो गए, प्रगुण। तो वास्तविक संख्याओं के प्रगुण के बाद ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्याओं के प्रगुण। उसके बाद आपका आता है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। तो परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे किया जाता है, जैसे यहाँ पर आपकी दो संख्या दी गई 8/7 और -8/7, इनको संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करेंगे। तो देखिए संख्या रेखा पर निरूपण के लिए आपके परिमेय संख्या किस रूप में होती है, P/Q के रूप में होती है। ठीक, तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में, तो P/Q के रूप में होती है, लेकिन यहाँ पर P/Q नहीं, इसमें भी कुछ शर्तें होती हैं, यानी P = हो सकता है Q के, या P < Q, या P < Q। ये 3 स्थितियाँ बन सकती हैं। यानी P जो है वो Q के इक्वल हो सकता है, P छोटा हो सकता है Q से, और P Q से बड़ा भी हो सकता है। ठीक, तीनों स्थिति। यहाँ पर देखिए P = अगर Q, अगर P Q के इक्वल है तो वो हमेशा वो संख्या कहाँ पर निरूपित होगी, वो 1 पर निरूपित होगी। वो कहाँ पर निरूपित होगी, 1 पर। ठीक, वो संख्या रेखा पर जहाँ पर 1 होगा वहीं पर आ जाएगी वो संख्या। यहाँ पर लिखा हो 8/7, तो 8/7 ये शर्त कौन सी पूरी कर रहा है, ये वाली शर्त, यानी ये 8/7 जो है ये अब P/Q, यानी ये आपका क्या है, ये P है और ये क्या है, Q। तो यहाँ पर इस शर्त को पूरा कर रहा है, यानी P जो है Q से बड़ा है, और जब P Q से बड़ा हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे 8 ये P है और ये 7Q है, डिवाइड कर देंगे, 7 × 1 = 7, 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/7। अर्थात जो भी संख्या आपकी आएगी संख्या रेखा पर, तो 1 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी। 1 से बड़ी होगी लेकिन 2 से क्या होगी, छोटी होगी। तो 1 से बड़ी और 2 से छोटी, यानी 1 सही 1/7। इसको कहाँ पर प्रदर्शित करेंगे हम, ध्यान दीजिए। ये हमने संख्या रेखा खींच ली, संख्या रेखा। यहाँ पर मान लिया हमने ले लिया 0, यहाँ ले लिया 1, 2, ठीक, इसी प्रकार से ले लिया। चूँकि हमारी संख्या कौन सी, 8/7, ये 8/7, तो ये 8/7 इसका मतलब 1 सही 1/7, यह तो प्राप्त हुई थी। अब देखिए ये जो 1 सही 1/7 है, ये क्या है, 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी। तो इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच में, ये जो परिमेय संख्या आएगी 1 और 2 के बीच में। चूँकि ये कैसी है, परिमेय संख्या प्लस की है, इसलिए 0 के दाईं ओर, प्लस हमेशा 0 के किधर से होगा, दाईं ओर से होगा। तो इधर 0 के दाईं ओर 1 और 2 के बीच में यह संख्या आएगी। तो अब हम 1/7 होगी कहाँ पर, तो इसके 1 और 2 के बीच में हम क्या करते हैं, 1/7, इसका हर जो है, हर कितना है, 7 है। तो
तो हम 7 को क्या करेंगे, इसमें प्रदर्शित करेंगे, अर्थात 1 और 2 के बीच के हम 7 पार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 7 पार्ट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 पार्ट हो गए। अब ये 7 पार्ट जो हुए आपके, तो ये आपका ये जो हो जाए, ये कितना हो जाएगा, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, और ये हो जाएगा आपका 7/7। यानी ये आपका जो आएगा यहाँ पर 1/7 आ जाएगा, 2/7, लेकिन ये आपका है क्या, 1/7 ही तो है, तो 1/7 कहाँ पर आएगी, यहीं पर आ जाएगी, ये स्थान पर 1/7। तो ये 1/7 अगर देखा जाए वैसे तो 1 और 2 के बीच में, लेकिन चूंकि स्टार्टिंग हम यहाँ से कर रहे हैं, इसलिए ये जो संख्या, ये जो बिंदु शो होगा, ये 1 से ही 1/7 को शो करेगा इसको, ठीक, अर्थात ये 8/7, 8/7 या 1 से ही 1/7। तो ये जो बिंदु शो होगा संख्या रेखा पर, ये किसको शो करेगा, परिमेय संख्या को 8/7 को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार -8/7, तो -8/7 आपका क्या होगा, ये -8/7, ये संख्या रेखा पर होगा, लेकिन 0 के किधर होगा, बाईं ओर, 0 के बाईं ओर, इस प्रकार से 0 यहाँ ले लो, ये आपका आ गया 1, ये आपका आ गया कितना 2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर -8/7 को जो शो करोगे, एक ही संख्या रेखा पर दोनों आ सकती है, एक ही संख्या रेखा, इधर प्लस इधर माइनस, तो इधर क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो ये भी 8/7 माइनस 1 से 1/7 हो जाएगा, तो 1 और 2 के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर इसके कितने 7 पार्ट बीच में कर लोगे, 7 भाग, तो ये पहला भाग जो होगा आपका ये वाला भाग, तो यही भाग आपका क्या हो जाएगा, -1 से ही 1/7, यानी ये जो भाग शो होगा, ये वाला पहला भाग, ये माइनस का 1 है, ये माइनस के 2 है, ठीक। तो ये पहला भाग आपका -1 से ही 1/7 को, अर्थात -8/7 ये प्रदर्शित हो जाएगा। तो संख्या रेखा पर क्या हो जाएगा, ये संख्या प्रदर्शित हो जाएगी, ठीक। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव 2 प्रकार का होता है, शांत या अवसानी दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन दिया गया एग्जाम्पल के तौर पर 3/7, तो 3/7 यानी 3/7 मतलब 3 को अगर 7 से क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो 3 को अगर 3 को 7 से अगर 4 से है, 4 से डिवाइड किया जाए, 4 एकम 4, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, 0 बढ़ा देंगे, 4 सते 1 मिनट, थ्री को 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नहीं लगेगा तो 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, 4 सते 28, फिर कितना आ जाएगा 2, 0 बढ़ाए, 4 पंचे 20। तो देखिए भाग की प्रक्रिया 2 चरणों के बाद क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो ऐसी संख्याएं जिसमें भाग की प्रक्रिया 2 चरणों के बाद क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो ये क्या कहलाता है, शांत दशमलव निरूपण। शांत दशमलव निरूपण यानी जिन परिमेय संख्याओं में भाग की प्रक्रिया कुछ चरणों के बाद क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उनका दशमलव निरूपण कैसा होता है, शांत होता है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे लिखा 3/4, तो इसमें भाग की प्रक्रिया 2 चरणों के बाद समाप्त हो गई, तो इसका मतलब ये क्या है, ये शांत दशमलव निरूपण हो गया। इसी प्रकार जैसे 5/8 है, 5/8, तो यहाँ भी 5 को 8 से अगर डिवाइड कर दिया जाए, 8 से क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट लगाओ 0, तो 6 बार लग जाएगा, 2 बचा, 0 2 बार लग जाएगा, फिर 4 बचा, 0 8 पंचे 40, यानी भाग की प्रक्रिया क्या हुई, 3 चरणों के बाद समाप्त हो गई। तो भाग की प्रक्रिया 3 चरणों के बाद समाप्त होगी, इसका मतलब क्या है, ये शांत दशमलव के रूप में निरूपित हो सकता है, अर्थात 3/4 और 5/8 जो है शांत दशमलव के रूप में क्या हो सकते हैं, निरूपित हो सकते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है, तो अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण, इसको ध्यान दीजिए। तो अशांत आवर्ती दशमलव जिसमें भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त ना हो, ठीक। जैसे लिखा है 1/3 यानी 1/3, तो अगर यहाँ पर हम 1 को 3 से विभाजित करें, दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा दिया, 3 त्रिका 9, फिर 1 उतारेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9, फिर 1 उतारेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9, फिर 1 उतारेंगे,
उसके बाद ये भाग की प्रक्रिया लगातार 3 आता चला जाएगा। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कितना आ गया 0.3333 डॉट डॉट डॉट, यानी 3 की लगातार पुनरावृत्ति होती चली जा रही है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार लगा देंगे 3 के ऊपर, अर्थात 3 की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है और भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं हो रही है। इसलिए ये आपका क्या हो गया अशांत। ये कैसा हो गया अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती का मतलब पुनरावृत्ति हो रही है लगातार, किसी भी अंक की लगातार पुनरावृत्ति हो या 2-3 अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो या 4-5 अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो, तो इस प्रकार का दशमलव निरूपण क्या कहलाता है अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण हो जाता है। ठीक, ये चीज़ समझ गए बेटा। अब उसके बाद आपका अगला पेज देखिए क्या आता है। यहाँ पर 22/7 में देखिए, अगर 22 को 7 से डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर देखिए 142857, ये इतने अंक हैं और उन्हीं अंकों की लगातार फिर उसके बाद पुनरावृत्ति हो गई और उसके बाद फिर वही अंक आएंगे आगे। तो इसका मतलब ये कैसा है, ये है आपका अशांत अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण, यानी 22/7 जो है इसका जो दशमलव निरूपण है कैसा है अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण है ये। ठीक, तो इसी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। फिर अगला पेज देखिए, दशमलव संख्या का परिमेय संख्या के रूप में रूपांतरण। तो कोई भी दशमलव संख्या का उसके परिमेय संख्या के रूप में रूपांतरण किया जाए बहुत सिंपल होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ बेटा 0.175, कुछ नहीं करना है, सीधे पॉइंट हटा दीजिए, दशमलव के बाद जितने अंक है उतने नीचे 1 लिख करके 0 बढ़ा दीजिए। तो ये क्या हो गया भाई, ये P/Q के रूप में आ गया, P/Q के रूप में। चाहे तो इसको क्रॉस कर सकते हो LCM, वही HCF ले करके काट सकते हो या इतने लिखा रहे दो। तो ये आपका P/Q के रूप में आ गया, दशमलव निरूपण हो गया। इसी प्रकार जैसे 7/40 लिखा हुआ है, 7/40, तो इसको भी अगर 7 को 40 से डिवाइड कर दो, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो 7/40 तो इसी का आ गया है, ये इसको काटा गया है, ये तो काट करके क्या हो जाएगा, ये 25 से काटो, 25 सत्ते और 25 चौको, तो यह 7/40 आपका आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका कौन सा आ रहा है, अगला आता है 3.25। इसमें भी वही चीज़, पॉइंट हटाइए, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 0 नीचे बढ़ा दीजिए, काट दीजिए इसको। ठीक, 25 एकम 25, 7 बचा, 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, मतलब 13/4, अर्थात P/Q के रूप में आ गया, तो दशमलव निरूपण हो गया इसका। ठीक, तो ये भी आपका हो सकता है ऐसे। अब उसके बाद देखिए आपका आता है शुद्ध आवर्ती दशमलव का परिमेय संख्या में रूपांतरण। तो शुद्ध आवर्ती दशमलव का परिमेय संख्या में रूपांतरण कैसे कहता है, जैसे ये है, ये दिया गया है, इसका दशमलव संख्या में अर्थात परिमेय संख्या के रूप में P/Q के रूप में प्रदर्शित करना है। लिखा है 1.27 अर्थात ये लिखा हुआ, अगर तो इसको अगर दशमलव परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित करना हो तो किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि अशांत आवर्ती दशमलव है ये, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे, मानना ये जो संख्या दी है इसको हमने मान लिया x बराबर 1.27, बार लगा हुआ 27 पर 27 डाट लिख दोगे आगे, ये बन गई क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 100x बराबर, इधर 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव 2 की तरफ बढ़ जाएगा, तो 127.27 डॉट आ गया। इक्वेशन कौन सी बन गई, सेकंड बन जाएगी ये। ठीक, अब ये इक्वेशन जब सेकंड बन जाएगी तो इसको हम क्या करेंगे, अब समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटा देंगे। तो समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को जब घटाओगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर आपका क्या लिखा हुआ था, हम फिर से यहाँ लिखे दे रहे हैं, x = 0.2727 डॉट डॉट, इक्वेशन फर्स्ट 100 से गुणा करने पर क्या था
100x इक्वल टू 1.27 था, सॉरी यहाँ पर 1.27 था। तो अगला क्या हो जाएगा, इससे 100 से गुणा करने पर 127.27 डॉट डॉट आगे वही 27 आता चला जाएगा। इक्वेशन सेकंड, समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बाएं बाएं घटाइए, तो 100x माइनस एक्स इक्वल टू 127.27 माइनस 1.27 आगे डॉट डॉट लिखते रहो चाहे ना लिखो, इसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये 99x इक्वल टू ये आ जाएगा कितना आपका, ये आ जाएगा, इसमें से लेस करोगे आ जाएगा 126 तो x इक्वल टू आ जाएगा 126 अपान 99। तो ये p अपान q के रूप में आ गया, यही आपका क्या होगी, परिमेय संख्या आ गई। ठीक, इसी प्रकार आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया था, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा था, ये दिया गया है आपका सेकंड क्वेश्चन 0.2562 बार, ये लिखा हुआ है। इसको भी वही हम मान लेंगे, मानना x इक्वल टू 0.2562 बार 62 पर लगा हुआ है। सिक्स टू डॉट डॉट आगे इस पर बार लगा हुआ है ना। तो ये इक्वेशन आपकी कौन सी बन जाएगी, फर्स्ट। इसी प्रकार 2 अंकों के ऊपर बार लगाओ, 100 से क्या करेंगे, गुणा करने के पर। तो 100x बराबर 10 अंक उधर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 25.62 डॉट डॉट आगे। ठीक, ये आपका कितना हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। अब इसमें से इसको घटा दोगे, ठीक, या इसको तुम घटा दो 100x, यानी समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटा दोगे। 100x माइनस x बराबर यह आ जाएगा 25.62 डॉट डॉट माइनस यहाँ पर 0.2562 डॉट डॉट आगे आ जाएगा। इसमें जब लेस करोगे तो लेस करने पर यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका आ जाएगा 99x, और यहाँ पर जब घटाओगे इसमें से तो ये 62 से 62 जोड़े तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 12 से 5 गया 7 बचा, 5 से 2 गया 3 बचा, 0.25 इतना आ जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा कितना, 25.37 अपान 99, पॉइंट हटा दिया, ये 0 बढ़ जाएंगे। तो आपका x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2537 अपान 9900, ये आपका क्या गया, p अपान q के रूप में परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। ठीक, कन्फर्म, थैंक्स बेटा।